हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो जिसमें हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल से जो कोर्स हैगा सेमेस्टर 1 होने वाला है, उसमें जो हमारा एईसी के अंडर सब्जेक्ट हैगा इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, उसका जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो हमारा चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसकी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 की वीडियो में हमने इससे पहले का कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो जो हमारा एग्जामिनेशन में सिलेबस दिया गया है डीयू की तरफ से। आज हमें करना है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी और इससे आगे का कंटेंट। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए क्या है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड फील्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। जो एनवायरमेंटल स्टडीज की मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें क्या है ये जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है ये वाइड रेंज में इम्प्लीमेंट किया गया है। किस लिए? एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। Hence, the subject has a vast scope and the expert of the subject can serve in numerous way in different sphere of the society। मतलब इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही वास्ट स्कोप है। स्टूडेंट में opt द सब्जेक्ट एंड मेक अ प्रोफेशनल करियर इन एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस। स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को पढ़ सकते हैं और इसमें अपना एक बेटर करियर बना सकते हैं फ्यूचर में। द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड एंड रिक्रूटेड इन वेरियस सेक्टर। जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें वेरियस सेक्टर में रिक्रूट किया जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में। सबसे पहले आता है नंबर 1 एकेडमिक। As discussed above, the subject have been introduced in numerous schools, colleges and university in India and abroad at school, undergraduation and post graduation level। अब क्या किया गया है, इस सब्जेक्ट को सभी कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में, इंडिया के बाहर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लेवल पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। द स्टूडेंट में परस्यू द सब्जेक्ट, स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को परस्यू कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, सेंटर, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन स्टेबलाइज्ड फॉर द सब्जेक्ट। और बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज किया गया है इस सब्जेक्ट के लिए। एन इंटरेस्टेड प्रोफेशनल में ज्वाइन द टीचिंग एंड एकेडमिक मेक द नेक्स्ट जनरेशन अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंटल इशू। तो जो इसमें प्रोफेशनल है वो क्या कर सकता है, टीचिंग को ज्वाइन कर सकता है, एकेडमिक्स को ज्वाइन कर सकता है, और जो आने वाली जनरेशन है उन्हें इन्वायरमेंटल इशू के बारे में अवेयर कर सकता है। मैनी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन लाइक, कई सारे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे WII देहरादून, FRI देहरादून, IIFM भोपाल एक्सेट्रा हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोपेगेट एजुकेशन इन स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। तो ये हो गया हमारा एकेडमिक में इसका स्कोप। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैव बीन गोन ऑन वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल मैकेनिज्म एंड टू गेट कोस्ट इफेक्टिव कटिंग एजेस टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं जहां पर बहुत अच्छा स्कोप है। उसमें क्या किया जा रहा है, ये सर्चेज की जा रही है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, इसके इश्यूज और चैलेंजेस को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसमें भी लोग, प्रोफेशनल्स के पास स्कोप है इस फील्ड में जाने का। फिर अगर इंडस्ट्रीज फील्ड में कैसे स्कोप है, तो इन इंडस्ट्री टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन रिक्रूटिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एनवायरमेंटल गाइडलाइंस वगैरह दी जाती हैं, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उन्हें इस फील्ड में एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो एनवायरमेंटल साइंस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो इन इंडस्ट्रीज में जाकर काम कर सकता है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रियाज इस टाइप के लोगों को रिक्रूट कर रही हैं इस टाइम पर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंसीज एंड कन्वेंशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूट फ्रीक्वेंटली क्रिएट अ वैकेंसी फॉर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट। अब कई सारे मिनिस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें भी इस टाइप के लोगों की जरूरत है कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है एजेंसियों के, UNEP है, IPCC है, CITES है, RAMSAR है, USEPA है। ये सारी कुछ एजेंसियां हैं जो कि रिक्रूट कर रही हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को। फिर अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs एंड कंसल्टेंसी,
ये कैसे? तो अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज एंड कंसल्टेंसी आर वर्किंग ऑन एक्सटेंडेड हैंड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट इट्स वेरियस कंपोनेंट। जो कई सारे एनजीओज हैं, कई सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं, वो अब किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए और इसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो मोस्ट ऑफ द एनजीओज एंड कंसल्टेंसी आर ओल्ड एंड हैव एन एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिन जो बहुत पुराने हैं, तो अब उन्हें इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि अब वो इस इशू पर काम कर रही हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाना चाहिए। कुछ एनजीओ के हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, IUCN कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये सारे एग्जाम्पल हैंगे एनजीओ और कंसल्टेंसी के, जो कि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। फिर है ग्रीन जर्नलिज्म। इसका मतलब है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मीडिया। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की जरूरत किस लिए है? इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए। और इट इज द मीडिया एंड मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू प्रोपगेट द अवेयरनेस। और सबसे अच्छा मीडियम क्या है अवेयरनेस फैलाने का? मीडिया। तो ग्रीन जर्नलिज्म इज द टर्म गिवन व्हेन मीडिया रेजेस द एनवायरमेंटल इशू एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब ग्रीन जर्नलिज्म कब होता है, किस लिए हम यूज करते हैं? जब एनवायरमेंटल फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो कुछ सजेशन दे, सॉल्यूशन दे, किससे? एनवायरमेंटल इश्यूज से निपटने के और इनका एनवायरमेंट को कंजर्व करने के। तो उसको हम क्या देते हैं? ग्रीन जर्नलिज्म। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है लोगों के लिए जो जॉब प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। फॉर एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इट इज इंडिस्पेंसिबल टू हैव स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। अब क्या है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए सिर्फ हम कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, हमें इसके लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अब ये रूल्स को कौन बना सकता है? जिसे एनवायरमेंट के बारे में पता होगा। मतलब जो इन्वायरमेंट साइंस में एक्सपर्ट्स होंगे वही इन रूल्स को बना सकते हैं। मतलब बना नहीं सकते, एक तरीके से सजेशन प्रोविजन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये रूल्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। तो इस टाइप के लोगों को भी इस टाइम पर गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है। ठीक है, ये आपका स्कोप हो गया। क्या क्या स्कोप है इन्वायरमेंटल स्टडीज का? ये आपको दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने जो आपको मेन चीज थी वो पढ़ा दिया, ये सारा अब एक्स्ट्रा है। आगे हमारा जो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म है, ये हमें नहीं है हमारे सिलेबस में, ये हमें नहीं पढ़ना है। आगे आएगा हमारा कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आएगा हमारा सिलेबस में दिया गया है, ये हमें पढ़ना है। तो इट वाज द ग्लोबल परसेप्शन दैट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी परसुएडेड टुगेदर। ये एक ग्लोबल परसेप्शन है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना और इकोनॉमी को डेवलप करना दोनों एक साथ में नहीं किए जाता सकते। या तो इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है या इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। अगर इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी, और इकोनॉमी को ग्रो करेंगे तो इन्वायरमेंट कंजर्व नहीं हो पाएगा। विद द ऑनसेट ऑफ 1980s द वर्ल्ड स्टार्ट फाइंडिंग द मिडल पाथ सो दैट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे बी परसुएडेड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। बट जब 1980 से के बाद का टाइम स्टार्ट हुआ तो लोगों विश्व वर्ल्ड ने क्या शुरू किया? ढूंढना कि एक ऐसा रास्ता ढूंढने जाए जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो सके और एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंच सके। विद दिस एम द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। इस एम को ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन है उसने एक वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टाइप नाम की कोई संस्था स्थापित की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जियो हरमन ब्रंडटलैंड। किसकी चेयरमैनशिप में? जियो हरलेम ब्रंडटलैंड इन दिसंबर 1983। कब स्टेबलाइज की? दिसंबर 1983। हेंस द कमीशन इज कॉमनली नोन एज ब्रंटलैंड कमीशन। और इस कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से जानते हैं। द टास्क ऑफ कमीशन वाज टू फॉर्मुलेट अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज। इसका टास्क क्या था कमीशन का? कि इसे एक ग्लोबल एजेंडा बनाना था कि हम किस टाइप से चेंजेस को अडेप्ट करें। Brundtland Commission submitted its report entitled Our Common Future in 1987 which give the concept of sustainable development to the world। इसी कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है पूरी वर्ल्ड को। रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। क्या मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? यही डिफाइन आपको याद करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि जब हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करें, किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो जाए। तो उस
कंसेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म आइडिया दैट मीन्स मेकिंग द इंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी ये तो था जो हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, तो एक लॉन्ग टर्म आइडिया पूरे वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल होने के लिए उसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। However, sustainable development refers to path by which the goal of sustainability and sustainable world can be achieved। और जो sustainable development है वो एक रास्ता है किस चीज को अचीव करने का, sustainability को अचीव करने का और sustainable world को अचीव करने का। Sustainable Development Goals, these are the 17 goals set as 2030 agenda for sustainable development। Sustainable Development Goals में क्या है, 17 गोल सेट किए गए हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। It was adopted by United Nations state member in 2015 as a blueprint for peace and prosperity of people and planet। ये किसने, यूनाइटेड नेशन ने अडोप्ट करे थे, कब, 2015 में। किस लिए, पीस और प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। ऑल दी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री हैव बीन कॉल्ड टू अचीव द गोल बाय ग्लोबल पार्टनरशिप। सभी कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है कि आप सभी को ये गोल्स को अचीव करने में हेल्प करनी है। सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी कलेक्टिवली कंसीडर्ड एज 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। When 3 pillars harmonically interacted with each other, sustainability and sustainable development is achieved। ये तीनों ही पिलर एक साथ एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तभी हमारा सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। एज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 पिलर, अब हमें ये 3 पिलर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे नंबर 1 पर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट मींस दैट वुड कंज्यूम द एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। इसका मतलब क्या है कि जो एनवायरमेंटल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उन्हें हमें एक सस्टेनेबल मैनर में कंज्यूम करना है। महात्मा गांधी वंस राइटली सेड, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। महात्मा गांधी ने ये सही कहा था कि जो धरती है उस पर इतने रिसोर्स हैं कि वो सबकी नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन जो उनका लालच है, उनकी ग्रीड है, उन्हें पूरा नहीं कर सकती। द प्रेजेंट रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सीड्स मैनीफोल्ड द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सेम विच इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एट एक्सप्लॉयटेशन रेट। जो करंट टाइप पर हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो जो उसके बनने का टाइम है उससे बहुत ही ज्यादा हाई है। Therefore, the natural resources should be utilized sustainably। Sustainable Development Goals 6, 7, 13, 14, 15 indicate environmental sustainability। जो sustainable development के 17 goals हैं उनमें से जो 6 नंबर है, 7 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, वो क्या environmental sustainability को indicate करता है। इनमें हमें क्या दिया गया है, clean water and sanitation, affordable and clean energy, climate action, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ये सारे हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी। इट डिफाइंस अ सोसाइटी हैविंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन विद जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। ये क्या डिफाइन करता है कि सोसाइटी के पास फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सोसाइटी में सभी लोगों के पास किससे रिलेटेड, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, गुड हेल्थ की, एजुकेशन फैसिलिटी की और पीपल पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग की। डेवलपमेंट गोल्स 3, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 16 है एंड 17 है, ये हमें सोशल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताते हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। थर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मींस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफ। किसी को भी हेल्दी लाइफ जीने से मना नहीं कर सकते। बेनिफिट शुड बी अर्न फ्रॉम रिसोर्सेज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इरिवर्सिबल लॉस। हम बेनिफिट को अर्न कर सकते हैं रिसोर्सेज से, पर उनसे जो होने वाला लॉस है उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं ये हमें बताते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में। The 3 pillars intersect each other, giving the concept of bearable, equitable and viable globe which collectively form sustainable development। ये 3 pillars मिलकर सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट से अपडेट रहने के लिए। थैंक यू।